जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 18 जून 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के 38 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है जहाँ से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ से ये नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल कितना रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन ऑफ लेवल क्या रहेगा, इजी है या इजी पूछेगा या कठिन पूछेगा या मीडिएट लेवल का पूछेगा। तो इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बेहद ज़रूरी हो जाते हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन ऑफ लेवल का जानकारी मिलती है। वहीं दोस्तों कई सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं। मैंने 2018, 2019 और 2024 के जो 12-15 शिफ्ट हैं उसके हमने डिटेल में एनालिसिस किया है। तो मैंने देखा कि 2018 के क्वेश्चन 2019 में आ रहे हैं, 2019 के जो क्वेश्चन हैं वो 2024 में आ रहे हैं, 2018 और 2019 के क्वेश्चन 2024 में आ रहे हैं। तो आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। एक तो दोस्तों बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जब आप प्रीवियस ईयर को लगाते हैं, तो और तैयारी जो है आपकी सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में चलती है। आप क्वेश्चन को लगाते हैं तो अपने पॉजिटिविटी, कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, गलत क्वेश्चन को आप उस पर मेहनत करते हैं तो वो क्वेश्चन को आपको पोर्शन जो होता है वो मजबूत होता है। तो इस तरह से एक सही दिशा में चलती है कि नहीं हम प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो मेहनत करते हुए आप अच्छा कर लेते हैं, तो एक सही दिशा में आपकी तैयारी चलने लगती है। साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपकी जानकारी में इंक्रीज होता है, डेवलपमेंट होता है। आप 15, 20 या 25 टेस्ट लगा लेते हैं तो आपकी जानकारी बढ़ती है। इतने सारे क्वेश्चन लगाते हैं और इससे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। जब आप कल आपका पेपर, आपने पिछले 2-3 महीने से कई सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किए हैं, तो आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। साथ ही आपको मालूम चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है जो आपकी सफलता में काफ़ी हेल्प करता है, जो बेहद ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह से दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं जो पूछा गया था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कितने ट्रांस बॉर्डर ट्रेन संचालित होती हैं। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध, उसे देखते हुए लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं चलता होगा, या चलता होगा तो एक आध ट्रेन चलता होगा, लेकिन यहाँ पे 2 ट्रेन चलती है और समझौता एक्सप्रेस है और एक थार एक्सप्रेस नाम से चलती है। और दोस्तों बात करें भारत और पाकिस्तान की सीमा बॉर्डर का क्या नाम है, तो इसका बॉर्डर रेखा का नाम है रेड क्लिफ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो दोस्तों यूके या यूनाइटेड किंगडम की बहुत ही बड़ी कंपनी है। जब इस तरह की बड़ी कंपनी किसी वैश्विक डेटा चोरी अपराध में संलिप्त होती है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरह से जो भी हो रहा है तो उसे आप ध्यान में रखें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में 15वें रूस भारत चीन त्रिपक्षीय जो विदेश मंत्री बैठक है वो किस शहर में आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह के लेवल ऑफ क्वेश्चन जो करंट अफेयर का किस तरह से पूछा जा रहा है। जो रूस भारत चीन यानी कि जो बड़े देश हैं जिसमें भारत शामिल है, उससे जो बैठक होती है, जो भी समझौता होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, ऐसे आयोजन कहाँ हो रहे हैं, बिमस्टेक हो गया और ब्रिक्स हो गया, और जिसमें भारत शामिल है। और कुछ जो भारत नहीं शामिल है, जैसे आसियान के भी बैठक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, 2 बार पूछा गया है। अब आप वर्तमान में देख सकते हैं नाटो में जो 2 देशों का वृद्धि हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे जो है ये नई दिल्ली में, यानी कि जो भारत के अंदर हुए हैं ये जो बैठक, ऐसी जो बैठकों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो भी बैठक भारत में हो रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर के दौरान शुरू किया गया था। किस गवर्नर के दौरान शुरू किया गया था। दोस्तों ब्रिटिश ने इस सहायक संधि के द्वारा बड़े भूभाग पर कब्जा करने का प्रयास किया, और ये जो शुरू किया था उसने वो गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वेलिजली था। राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, लॉर्ड वेलिजली।
वहीं दोस्तों बात करें लॉर्ड क्लाइव का, तो इसने प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, इसने बहुत ही कुशल नेतृत्व वहाँ पे अपना कौशल प्रदर्शन किया था, जिससे वहाँ पे ब्रिटिश की नींव पड़ी। और बात करें कॉर्नवालिस की, तो 1793 दोस्तों इसने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की बात करें दोस्तों, इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो सगौली संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें सहायक संधि की बात की गई है, तो हम सहायक संधि के बारे में डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा कि सहायक संधि क्या होती है। आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा सहायक संधि को लेकर के। सहायक संधि क्या होती है, इसका विस्तार लॉर्ड वेलिजली ने अपने शासन के दौरान 1798 से 1805 में किया था। इसका विस्तार इसने किया था, बट इसकी शुरुआत इसने नहीं किया था, और इसकी शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लेकिन अगर ऑप्शन में डुप्ले नहीं है तो वेलिजली को आप लगाइएगा। इसका उद्देश्य जो था वो पश्चिम में नेपोलियन का भय, यानी कि पश्चिम में नेपोलियन अपना साम्राज्य का प्रसार करते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। इसे अंग्रेज़ों को भय था कि कहीं ये भारत को अपने में न मिला ले। और दूसरा जो कारण था, भारत के बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए देशी राज्यों से एक मैत्री संधि थी कि भारत के बड़े साम्राज्य पर कब्जा किया जाए। इसकी जो कुछ शर्तें होती थी दोस्तों, जो राज्य इससे संधि को स्वीकार कर लेता था, उसकी जो विदेशी संबंध होते थे वो अंग्रेज़ों को अधीन आ जाते थे। यानी कि किसी दूसरे राज्यों से लड़ाई करना है या कोई किसी तरह से बातचीत है, वो आप नहीं कर सकते हो। राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिया जाता था, ब्रिटिश सेना रख दी जाती थी। राज्य की शत्रुओं से रक्षा करने का वचन दिया जाता था। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, यानी कि उनके हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया जाता था। इस संधि को स्वीकार करने वाले जो राज्य थे वो हैदराबाद, पहला राज्य जो 1799 में हैदराबाद ने ये स्वीकार किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, पुलिस में तो नहीं पूछा गया पर दूसरे एग्जाम में पूछा गया है कि पहला राज्य कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार किया था, तो हैदराबाद हो जाएगा। मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा भोसले और सिंधियों ने इस सहायक संधि को स्वीकार किया था। इनके जो साम्राज्य थे वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था का अंत हुआ। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। किसको सौंपा गया था दोस्तों? बंदा बहादुर को सौंपा गया था। दोस्तों यहाँ से सिख संप्रदाय से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सिख संप्रदाय जो है दोस्तों, इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया था। दूसरे गुरु अंगद या लहनत हैं, अंगद का ही नाम लहना है, और इन्होंने गुरुमुखी लीप का आरंभ किया था। चौथे गुरु जो रामदास थे, जिन्होंने अमृतसर नगर जो आज का अमृतसर है, इन्होंने स्थापना किया था। स्वर्ण मंदिर जो आज है उसकी स्थापना गुरु रामदास ने किया था। और इनके जो पांचवें गुरु अर्जुन देव थे, वो आदि ग्रंथ की रचना किए थे। खुसरों की सहायता किए थे, इसलिए इनकी जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। आठवें गुरु जो थे हरिकिशन थे, जो सबसे कम आयु में गुरु पद को प्राप्त किए थे। नौवें गुरु जो तेग बहादुर थे, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब द्वारा हत्या कर दी गई थी। दोस्तों इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, उससे अच्छा उन्होंने मृत्यु को पाना पसंद किया। और दोस्तों बात करें 10वें और आखिरी जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में हुआ था। सिखों के लिए पंचककार अनिवार्य कर दिया था। पंचककार जो केस, कंघा, कड़ा, ये सारी चीज़ें हैं जो आप देखते होंगे। वो सिख लोग दाढ़ी रखते हैं, बाल रखते हैं, केस रखते हैं, कंघी भी साथ में रखते हैं। ये सब चीज़ों को इन्होंने अनिवार्य कर दिया था और खालसा पंथ की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुलिस में तो नहीं पूछा गया है, बट दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना हो सकती है। और 10वें गुरु ने गुरु को पद की जो संस्था वो ख़त्म कर दी थी, जो हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। उसके बाद किसने नेतृत्व किया था? बंदा बहादुर ने सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया था। इनकी जो हत्या जो है फर्रुखसियर द्वारा कर दी जाती है। तो इसके बाद सिख जो साम्राज्य था 12 मिसल मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ गया है। 12 छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ जाता है, जिसमें एक सुकरचकिया मिसल था जिससे संबंधित रणजीत सिंह थे। राजा रणजीत सिंह ने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था और जिसकी राजधानी उन्होंने लाहौर से शासन करते थे वो। इनकी मृत्यु के बाद प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसके बाद सिख साम्राज्य को ब्रिटिश शासन के अधीन मिला लिया जाता है।
और इनके अंतिम जो शासक थे वो दिलीप सिंह थे। इनकी कम आयु होने के नाते इनको पेंशन दे करके लंदन भेज दिया जाता है शिक्षा के लिए। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो दोस्तों पाकिस्तान जो शब्द है पहली बार चौधरी रहमत अली ने इसको यूज किया था, गढ़ा था, जो लंदन में एक स्टूडेंट था। और दोस्तों बात करें 1940 में जो लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ था उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इन्होंने पहली बार पाकिस्तान की मांग इसी 1940 में लाहौर अधिवेशन में किया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड उपाधि त्याग दिया था? तो राइट आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो स्थान है दोस्तों ये अमृतसर है, जिसका जो कारण था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। लेकिन वहाँ पर जनरल डायर ने इन्हें चारों तरफ से घेर करके इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि त्याग दिया था, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया था, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, फेमस क्वेश्चन है। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। उसी के थोड़े से नीचे जो महाबलेश्वर पहाड़ी है वहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। वहीं बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे अमरकंटक पहाड़ी है, वहाँ से सोन नदी जो बाद में गंगा नदी की सहायक नदी बनती है वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। और नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है, जो पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और एक नदी महानदी यहाँ से निकलती है जो उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से होता है। वहीं बात करें दोस्तों उड़ीसा में तो स्वर्णरेखा, ऋषिकुल्या, वंशधारा जैसी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा उलट झील। वहीं बात करें दोस्तों डल झील की, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। लोकतक दोस्तों मणिपुर में स्थित है, जो इसी झील पे जो राष्ट्रीय तैरता हुआ पार्क है। चिल्का झील दोस्तों पूर्वी तट पे जो है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको गलती से भी गलत नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे जो आपको सारे सही कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको भी सही करना है। आपको वो अगर सिलेक्शन लेना है तो वो क्वेश्चन सही करना है जो बहुत सारे लोगों के गलत हो रहे हैं। ऐसे कब होगा? जब आप अपने रिसोर्सेज को, जो भी आप रिसोर्स है, सिलेबस है, उसका बार बार रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे और ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो निश्चय ही ऐसा करने में आप सफल होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों जो भारत में कानून व्यवस्था बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी दोनों ही सदनों से विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, जहां उनके सिग्नेचर के बाद उसको कानून दर्जा मिलता है। ऐसे प्रावधान जो है दोस्तों जापान में भी होता है, वहां से इस तरह का प्रावधान है। तो ऐसा प्रावधान काफ़ी हद तक अपने इंडिया में भी अपनाया जाता है। हम अगले इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। संविधान स्रोत जो हैं जो दूसरे देशों से प्रभावित हैं वो किस देश से लिए गए हैं? विधि का शासन जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कहाँ से प्रभावित है? जापान से, जो हमारा क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था। मूल अधिकार प्रस्तावना और न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। नीति निदेशकता तो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से प्रभावित है। समवर्ती सूची यानी कि जो
संघ सूची, राज्य सूची और संबोधित सूची हो। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। संविधान संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। और आपात उपबंध की बात करें तो ये जर्मनी से प्रभावित है। वहीं दोस्तों मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना पूछे तो रूस या USSR से प्रभावित है। दोस्तों ये सारे जो स्रोत हैं हूबहू नहीं लिए गए हैं, वो भारत के अनुकूल उसे ढाले गए हैं, तब उसको उसमें कुछ चेंजेस के बाद भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत की संसद द्वारा वर्ष में अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था? 2009 में अधिनियमित किया गया था और 2010 में से लागू किया गया था। बात करें शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, तो 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में हुआ था और इसके द्वारा इसको एक 21A आर्टिकल को शामिल किया गया, मौलिक अधिकार रूप दे दिया गया शिक्षा के अधिकार को। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको राज्य जो है उनके निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, जिन्हें इनके भी नाम से जानते हैं, ने किसमें एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उज्जैन में इन्होंने स्थापित किया था। हम इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं कि और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो इससे बनने की जो संभावना है वो क्वेश्चन हो सकता है, महाराजा जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने 18वीं सदी है। ये दोस्तों औरंगजेब के समकालीन थे। जो सवाई जो उपाधि दिया था ये औरंगजेब ने दिया था और ये उसी के समकालीन थे। तो ये अंबर राज्य के राजपूत शासक थे। इनका जो गणित, वास्तुकला और खगोल विज्ञान में बेहद रुचि थी और इन्होंने उत्तर भारत में 5 खगोलीय इकाइयों, जिसे जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण किया था। तो ये जो 5 जंतर मंतर हैं वो जो खगोलीय इकाइयाँ हैं वो नई दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा, वाराणसी में निर्माण किया था। ये उज्जैन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। और इन्होंने जयपुर शहर यानी जो पिंक सिटी है उसकी स्थापना किया था। जयपुर शहर और दोस्तों ये जो जंतर मंतर है इसको भारत का यूनेस्को धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में किसके खिलाफ दोहरी सुरक्षा के लिए एक टीका शुभारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है खसरा और रूबेला। दोस्तों इस तरह के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में जो प्रोग्राम हो रहा है या कोई बड़ी योजनाएं बन रही हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में जो है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार जीता था, तो PMJ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्षेत्र में ये एक पुरस्कार जीता था, उसको पूछा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ऐसी चीज़ों को आप परीक्षा से पहले इनकी जानकारी अवश्य ले लें। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है? तो ये इलाहाबाद है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंपेयर किससे करते हैं, आप किससे पढ़ते हैं। आप अगर कंपेयर आप IAS PCS वालों से करें तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं दोस्तों, उन लोगों के क्वेश्चन बहुत हाई होते हैं। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन रियल में ईजी पूछे जाते हैं। बस ज़रूरत है आप बार बार पढ़ें, मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, रेगुलरिटी बनाए रखें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी से दोस्तों देख लेते हैं जो इसी से किस तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं 2011 जनगणना से। इसी से रिलेटेड जो है सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद में है। न्यूनतम जनसंख्या जो सबसे कम जनसंख्या महोबा में है, चित्रकूट में है, हमीरपुर में है, यानी कि बुंदेलखंड वाले एरिया में। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? हापुड़ है, भदोई है और गाजियाबाद है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक रियासत ने पाकिस्तान में अपने प्रवेश की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूनागढ़। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए 15 अगस्त 1947 तक देश में कुल 562 रियासतें थीं।
जो शामिल हो चुकी थी उसमें से जो ये 3 रियासतें थी यही अड़ंगा लगा रही थी, जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थी। तो इनको भी भारत में किस तरह से शामिल किया गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था। यहाँ पे जूनागढ़ का जो राजा था, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा भी गया था, इसने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए अनाउंस कर दिया था, घोषणा कर दिया था। लेकिन यहाँ की अधिकांश जनता जो थी ये विद्रोह कर दी थी, इसलिए यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के पक्ष में है। इस तरह से जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल, वहीं हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद दोस्तों भारत में शामिल ही नहीं होना चाहता था और ये एक स्वतंत्र देश बनाए रखना चाहता था, इसलिए यहाँ पे पुलिस कार्रवाई किया गया और यहाँ पे ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेशन पोलो अभियान किसके विरुद्ध चला गया था, तो हैदराबाद के विरुद्ध चलाया गया था। दोस्तों इसमें जो रियासतें थीं इसको एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाई थी, इसीलिए उनके सम्मान में 31 अक्टूबर को जो है कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। इसके लिए दोस्तों हम मैप में और अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्त ऐसी चीज़ें जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें आप थ्योरी के साथ साथ आप मैप को भी ध्यान में रखें, मैप से इंटरलिंक करें। जब आप मैप में ज़्यादा कमांड बनाएं, जब आपको मैप से अध्ययन करेंगे तो वो मैप आपके दिमाग में बैठेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा संभावना सही होने की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों भारत को लगभग बीचों बीच से गुजरती है, आधे भागों में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे ये 8 राज्यों में से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 6 राज्य इधर हैं, 2 राज्य इधर हैं। तो इस तरह से आप मैप से देखेंगे तो आप एक एक करके आप आसानी से याद कर सकते हैं, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है दोस्तों ऐसी चीज़ों के लिए लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं, क्या इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ट्रिक के पीछे मत भागिए। ट्रिक एक बैसाखी की तरह है, जब तक आपके साथ है तभी तक आप चल पाएंगे, अन्यथा नहीं चल पाएंगे। तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में जहाँ पे बहुत कम समय होता है, प्रेशर होता है, वहाँ पे आती हुई चीज़ें भूल जाती हैं, तो ये ट्रिक कहाँ से याद होगा? तो आप ट्रिक जैसी चीज़ों को विश्वास कम कीजिए। कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, लंबा रास्ता है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, निश्चय ही दोस्तों आप सफल होंगे। इसी तरह से दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। न्यूनतम लंबाई कहाँ पर है? आप नहीं पढ़े हैं फिर भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी आप गेस करेंगे। तो राजस्थान देखिए, आप राजस्थान में बहुत छोटा सा एरिया है। सर्वाधिक लंबाई ये देखिए मध्य प्रदेश में है। तो आप मैप से पढ़ेंगे तो आप ऐसे लिंकेज क्वेश्चन आप लिंक करके भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों कई क्वेश्चन पूछा जाता है, गुजरात, भोपाल, रांची कौन कर्क रेखा के सबसे दूर है, नज़दीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आप गेस करके आप सही कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय मंडल नहीं है? किस राज्य में द्विसदनीय मंडल नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हम इसके बारे में और अच्छे से देख लेते हैं। आप जानते हैं दोस्तों भारत की जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, यानी कि यहाँ पे 2 सदन होते हैं। उसी तरह दोस्तों विधानमंडल, राज्य की जो विधायिका है, विधानमंडल या विधायिका कहते हैं जिसे, उसमें विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। तो इसी तरह इन्हें द्विसदनीय कहते हैं, जिसमें ये तीनों व्यवस्था होती है, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तो वहाँ द्विसदनीय कहते हैं उसको। और ऐसे जो सिर्फ 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है दोस्तों, और जहाँ पे नहीं है, अधिकांश राज्यों में नहीं है, तो वो एकल सदनीय व्यवस्था है। तो जो 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, जो वो उत्तर प्रदेश हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अनुच्छेद 68 जो है राज्यों में द्विसदनीयता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 169 जो है राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने का प्रावधान है। कोई राज्य बनाना चाहता है तो बना सकता है, या कोई राज्य उसे समाप्त करना चाहता है, भंग करना चाहता है तो कर सकता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरह से दोस्तों हम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन हैं।
जो बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों संविधान समिति और उसके अध्यक्ष। संविधान दोस्तों बनाना बहुत ही मुश्किल काम था इतने बड़े देश में, जहाँ इतना बड़ा भूभाग, आबादी और विविधता भरा है। तो इसके लिए, इस कठिन काम को आसानी करने के लिए कई सारी समितियां बनाई गई और उसके अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। तो कई सारी जो समितियां हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। संघ समिति, संघ शक्ति समिति जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। संघीय संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। प्रक्रिया नियम समिति जो है और संचालन समिति है, ये दोनों समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। हम अगले को जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में देख लेते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति। दोस्तों ये मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। लेकिन ये समिति बहुत बड़ी थी, इसका कार्यभार ज़्यादा था। इसको कम करने के लिए छोटी छोटी उप समितियों में डिवाइड कर दिया गया था। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो SC मुखर्जी थे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन गणित का पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। महावीराचार्य जो थे वो राष्ट्रकूट राजा जो थे अमोघवर्ष के संरक्षण में थे। राष्ट्रकूट राजा जो दोस्तों वही थे जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। और आर्यभट्ट जो थे दोस्तों वो आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखे थे। शंकराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ का रचना किया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया लिखी जो यह रेखांकित करती है कि 25 से 30 वर्षों में भारत एक महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो दोस्तों यह पुस्तक वीरप्पा मोइली साहब ने लिखा है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटक में ये मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। वहीं दोस्तों शशि थरूर ने भी कुछ पुस्तक लिखी है जो पूछा जाता है। शशि थरूर दोस्तों कांग्रेस पार्टी से तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और इन्होंने कुछ पुस्तक लिखी है। द एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, द ग्रेट इंडियन नोवेल, इन्होंने लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। तो दिसंबर 2016 में भारतीय रेलवे ने आनंद विहार और किसके बीच में पहली हमसफर से ट्रेन का शुरुआत किया है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गोरखपुर। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं जो यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो भी पिछले एक साल में काम हुआ है तो उसे आप अच्छे से देख लें। जैसे रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, इससे जो भी संबंधित डेवलपमेंट हुए हैं पिछले एक साल में उसको अच्छे से याद कर लें, जानकारी उसकी रखें। तो जैसे 2024 में भी कुछ क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ये हमारे सिलेबस में भी है। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना वो किसके नाम से है? अमृत ट्रेन जो शुरुआत हुआ था वो किस ज़िले से हुआ था? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। ऐसे क्वेश्चन को आप करंट अफेयर में जो भी हो रहा है पिछले एक साल में यूपी में उसको अच्छे से आप ध्यान में रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। इसके बारे में हम और डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी सूफी संत थे। इनका जो मकबरा का निर्माण है वो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा किया गया था। फतेहपुर सीकरी की बात करें दोस्तों तो ये अकबर के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था, अकबर फतेहपुर सीकरी का। ये क्वेश्चन दोस्तों दूसरे एग्जाम में पूछा गया, अभी तक ये पुलिस में नहीं पूछा गया था। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं दोस्तों फतेहपुर सीकरी में इन्होंने कुछ स्थापत्य यानी कुछ इमारतों का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, पंचमहल और दीवाने खास। दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो आगरा का एक शहर है और इसको फतेहपुर सीकरी को दोस्तों यूनेस्को का धरोहर स्थल भी का दर्जा भी प्राप्त है। हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा।
तो दोस्तों इस तरह से तीसरी पूछ सकता है, दूसरी पूछ सकता है, पहली पूछ सकता है, हिमालय की पूछा है, भारत की दूसरी चोटी पूछ सकता है। इसके लिए हमने एक चार्ट के रूप में तैयार किया है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, इसकी जानकारी रखते हैं, तो ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके सही होंगे। जैसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी, जो 5 सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट हो गई, K2 हो गई, कंचनजंगा है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दूसरी जो है ये भी पूछा जा सकता है। और ल्होत्से जो है चीन और नेपाल के बॉर्डर पे है, मकालू जो है नेपाल में है। उसी तरह से दोस्तों भारत की सर्वोच्च चोटी, जो हिमालय की जो 5 सबसे ऊंची चोटी है, K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कामेत है। तो अगर ये चीज़ें अच्छा लग रहा है तो आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती है। हमने आपके लिए गूगल से कई रिसोर्सेज से पढ़ के आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप 5 नहीं तो 3 चोटियों का नाम जान लीजिए अच्छे से, तो इससे आप चीज़ों को लिंक करके भी आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प दोस्तों पलाश है। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। राजकीय पुष्प अगर पूछे, पलाश है जो पूछा गया है। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी पूछे तो दोस्तों सारस या क्राउन भी कहते हैं इसे। राजकीय वृक्ष पूछे तो दोस्तों तो ये अशोक वृक्ष है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो दोस्तों पित्त ऐसे लग रहा है कि पित्ताशय में होगा, अधिकांश लोग इसी को लगाएंगे, बट ये गलत है। ये इसका उत्पादन जो होता है वो लीवर में होता है। लीवर को जो यकृत भी कहते हैं, जिगर भी इसी कहते हैं। तो इसका उत्पादन लीवर में होता है, लेकिन इकट्ठा जो होता है वो पित्ताशय में होता है। वहीं अमाशय में जो है कि HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। और अग्नाशय में दोस्तों अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये राइट आंसर 1993 में की गई थी। दोस्तों ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, मानवाधिकार सीधा लिखा गया है। तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, जिससे मानवाधिकार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उसे अच्छे से तैयार कर लें। और हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इससे पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। गठन जो हुआ 1893, ये मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो मानवाधिकारों का संरक्षण करना, उसका प्रचार प्रसार करना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है उसकी जो मुख्यालय है दोस्तों वो जिनेवा में है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का मानवाधिकार आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके मानवाधिकार परिषद कर दिया गया है। तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखें। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? फफूंद यानी फंगस के कारण। तो राइट आंसर दाद हो जाएगा, रिंग वार्म हो जाएगा। इससे कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो हमने लूसेंट से आपको पहुंचाने का काम किया है। ये लूसेंट में आपको एक चार्ट बेस्ड चीज़ें आपको प्रोवाइड किया गया है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया से और वायरस से और जो डिसीज होते हैं उन सारी चीज़ों को आप एक टेबल बेस्ड दे दिया गया है। अगर आप जो भी रिसोर्स पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहता लूसेंट, अगर आप और कोई नोट्स पढ़ रहे हैं जैसे खान सर का नोट्स और मार्केट में जो अवेलेबल है, क्या आपने कोचिंग लिया है वो है नोट्स है, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें कवर कर ले रही हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कवर कर ले रही हैं, तो आप अदर चीज़ों को ना पढ़ें। अगर नहीं लगता है कि नहीं हमें किसी चीज़ को और पढ़ने की ज़रूरत है, तो दोस्तों लूसेंट एक बहुत ही अच्छी बुक है। टापर्स भी, अगर आप टापर्स की वीडियो देखिए वो भी लूसेंट को सजेस्ट करते हैं, लूसेंट को पढ़ते हैं तब उन्हें सफलता मिलती है। और मैंने भी देखा है कि दोस्तों 80 से 90% क्वेश्चन आप जीएस को कर ले जाते हो लूसेंट से, और इतनी ही की ज़रूरत है दोस्तों। आप जरूरी नहीं है कि आप अच्छी बात अगर कर ले रहे हो बट हो नहीं पाता, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लो फिर भी नहीं हो पाता है,
आपको 15 से 20 क्वेश्चन सही होगा। बाकी जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आप गेस से करेंगे, जो मॉक टेस्ट लगाएंगे वहाँ से जो गलतियाँ से सुधार करेंगे, वो सब सारी चीज़ें आपको 38 के करीब मिल जाएंगी। आप बुक से पढ़ के आप 38 नहीं कर पाओगे। आपको बुक से पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, या फिर जो भी आपका मटेरियल है आप मटेरियल को ज़्यादा बाहर मटेरियल भरा हुआ है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन सब चीज़ों को पीछे ना पड़े। ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, मैं जो हूँ दोस्तों आपको 20 से 30% तक ही प्रोवाइड करा सकता हूँ, बाकी आपको 60-70% खुद से मेहनत करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितनी चीज़ों को रिवीजन करते हैं। आप मॉक टेस्ट लगाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप रेगुलर बेस पे वर्क करते रहिए दोस्तों। एक दिन आपकी कामयाबी दोस्त आपको शोर मचाएगी। आपको वो चीज़ें आप जो मेहनत किए हैं उस पर आपको गर्व होगा दोस्तों। आपकी माँ बाप की जो उम्मीद है वो पूरी होगी आपसे। तो दोस्तों लगातार हिम्मत मत हारिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। आप क्यों आना चाहते हो इस चीज़ को बार बार याद रखोगे दोस्तों, हमेशा मोटिवेट रहोगे। देश सेवा को अपना साध्य बनाइए, निश्चय ही दोस्त हमेशा मोटिवेट रहोगे और लगातार सही दिशा में काम करोगे। तो हम देखते हैं फंगस और फफूंद से और कौन कौन से रोग होते हैं। तो दमा एक रोग होता है, एथलीट फूट है, और खाज खुजली जो होता है वो फफूंद से होता है, फंगस से होता है। गंजापन है, दाद रिंग वार्म जो होता है वो फफूंद या फंगस से होता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया? किसने किया ऐसा? तो दोस्तों राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ये डेटा हमेशा हर मंथ में चेंज होता रहता है। तो आप करंट अफेयर से इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जो खाद्यान्न चीज़ें हैं, गेहूँ कहाँ ज़्यादा होता है, चावल कहाँ ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम जो खनिज चीज़ें हैं वो कहाँ ज़्यादा पैदा होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप करंट अफेयर से कवर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये हमारे सिलेबस में चीज़ें दोस्तों सारी चीज़ें सिलेबस से पूछी जा रही हैं। तो आप सिलेबस को अपने पास रखें, उसको बार बार रिवीजन करें। जो भी एक एक पॉइंट दिया गया है उस पर वर्क कीजिए दोस्तों, आप निश्चय ही सही दिशा में और अच्छा काम करेंगे। सिलेबस दोस्तों जीएस बहुत विशाल नहीं है, बहुत जैसे आपके अन्य सब्जेक्ट हैं उसी तरह का एक पार्ट है, उसी तरह का एक सब्जेक्ट है। इसे बहुत ही भौकाल बना दिया गया है, बहुत बड़ा चढ़ा दिया गया है। आपको बस थोड़ी सी इंटरेस्ट की ज़रूरत है और सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत है। निश्चय ही आप 38 क्वेश्चन के करीब पहुँचने लगेंगे दोस्तों, सही दिशा में काम करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? हस्तलिखित है, किसके द्वारा है दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। और इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे एक लड़का मिला था, तो उन्होंने जब ये क्वेश्चन का डिस्कशन किया तो मैंने उससे पूछा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए थे? उन्होंने कहा हमने नहीं हल किया था। तो कहाँ से कर पाएगा वो? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करोगे तो आपको बड़ा खुशी होगा कि अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने 2018 में पढ़ा था, 2019 में पढ़ा था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था कि जो संविधान सभा का जो किनारा है, किनारे पे उनको किसने सजाया था? तो उनका जो नाम है नंदलाल बोस ने उन्हें सजाया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। इससे रिलेटेड जो और भी विटामिन के रासायनिक नाम है उसको देख लेते हैं। ये दोस्तों लूसेंट में बहुत ही अच्छे से एक टेबल में दिया गया है, विटामिन रासायनिक नाम उससे संबंधित रोग जो हैं वो दिया गया है और ये एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो राइट जो होगा यहाँ पे विटामिन और रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनाल है, जिसे रेटिना रोग भी होता है। विटामिन B1 का थायमिन नाम होता है, जिसे बेरी रोग होता है। विटामिन B12 का जो नाम B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लोविन है। विटामिन B3 का जो है निकोटिनेमाइड या नियोसिन है। विटामिन B5 पेंटाथेनिक है। दोस्तों ये चीज़ें आसानी से याद नहीं होती हैं, याद करने के बाद भूल जाती हैं, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ तरीका डेवलप कीजिए। यहाँ पे
ये 5 है, पेंटा, इसे रसायन में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पेंटा इसे कहते हैं। तो पेंटा 5, पेंटा 5, पेंटा, इस तरह से पेंटाथेनिक हो जाएगा। और एक B12 है, इसमें साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो साइनोकोबाल्मिन में कोबाल्ट पाया जाता है, जो B12 का रासायनिक नाम है। इसी तरह B11 जो है फॉलिक एसिड इसे कहते हैं। B7 जो है वो बायोटीन है, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। मतलब इस तरह से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, तो इसलिए अच्छे से इसको अच्छे से लर्न कर लें। यही क्वेश्चन बार बार दूसरे UPP में, UP ट्रिपल रेडियो, रेलवे में, तो ये सारी चीज़ें, यही सारी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप एक ही रिसोर्स को यूज कीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। जब उसको बार बार पढ़ेंगे, 10 से 15 से 20 बार दोस्तों पढ़ेंगे, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों यही तरीका है, कोई शार्ट तरीका नहीं है। आप IAS PCS वालों को देखे होंगे, उन्होंने लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम जैसे बुक को 15-15, 20-20 बार पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि उन्हें मालूम है यही रास्ता है। ये पढ़ना आसान नहीं है दोस्त, लेकिन कठिन नहीं है। आप पढ़ सकते हो, आप बहुत मेहनत की हो, पहले भी बहुत मेहनत की हो, आगे भी बहुत मेहनत करना है, अपना भविष्य का निर्माण करना है, तो आप कर सकते हो। आसान है, आप कर सकते हो। और वहीं दोस्तों B6 का जो नाम देख लें, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। और हम अगला देख लेते हैं। अगला है विटामिन BC जो है वो स्कॉर्बिक एसिड है, इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D जो है कैल्सीफेरॉल है, इससे हड्डियों से संबंधित रोग होता है, रिकेट्स वगैरह होते हैं। और विटामिन E जो है टोकोफेरॉल, ये जनन तंत्र को प्रभावित करते हैं। विटामिन K के जो इसका रासायनिक नाम है वो फिलोक्विनोन है। और इसी कमी से रक्त का थक्का जो नहीं बनता है दोस्तों, घाव लगता है, तो आपका ब्लड हमेशा बेहतर रहेगा अगर विटामिन K की कमी है। तो दोस्त आप अपने शरीर का भी ख्याल रखें। कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि नहीं हम 15-15, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ेंगे। जब ज़रूरत हो तो आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप डेली बेसिस रेगुलरिटी, मैं बार बार रेगुलरिटी का नाम लिया हूँ, रेगुलर बेसिस पे आप 7 से 8 घंटे पढ़िए। मोर देन एनफ है दोस्त, इतना। और इस बाकी टाइम पे आप अपने दोस्तों से मिलिए, इन सब सारी चीज़ों को डिस्कशन कीजिए। और अपने माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, उनके भी साथ थोड़ा सा स्पेंड टाइम कर लीजिए। सिर्फ पढ़ाई तो ही नहीं है सब कुछ, लेकिन ज़रूरी है, इसे भी छोड़ा नहीं जा सकता। वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। हम मेजर ध्यानचंद के बारे में थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पूछा गया क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। आत्मकथा जो गोल है, ये इतना गोल किए थे, अपनी आत्मकथा का नाम ही गोल लिख दिया है। जन्मदिन इनका 29 अगस्त को ये पैदा हुए थे, इसलिए इनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी कुछ क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, इनके बारे में हम और अच्छे से देख लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जो इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। पुलिस में ही पूछा गया है कि इन्हें उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, जो पूछा गया। और इनका एक जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका मूल नाम क्या है? धनपत राय इनका मूल नाम था। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखा था, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन और सेवा सदन। कहानी कुछ इन्होंने लिखा था, पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, ईदगाह। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका रघुपत साय, इनका धनपत राय। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे तो आप अच्छा लगे तो नोट भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दोस्तों। इसकी स्थापना 1887 में होता है। और बात करें BHU की, तो ये 1916 में होता है। ये मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के सहयोग से ये BHU का निर्माण हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि
जो BHU की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का किसने सहयोग किया था? तो एनी बेसेंट का नाम आता है, उन्होंने किया था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में स्थापित हुआ था। सर सैयद अहमद खां का बहुत ही बड़ा रोल रहा है इसके पीछे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1887 में हुआ था। इसे संयुक्त प्रांत, जो आज का उत्तर प्रदेश है, इसका पहले जो नाम था ये संयुक्त प्रांत था। इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर विलियम म्योर के नाम, इन्होंने ही इसका स्थापना किया था। पहले इसका नाम म्योर विश्वविद्यालय था, बाद में इसका नाम चेंज करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर दिया गया था। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास, जो भारत का मैनचेस्टर, मतलब मैनचेस्टर एक इंग्लैंड में है, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है, उसी तरह से मतलब एक तुलना की जाती है उन शहरों से। तो पूर्व का ग्रास यानी कि पश्चिम में भी कोई ग्रास है, तो पश्चिम का ग्रास जो है वो फ्रांस की में एक शहर है ग्रास, उसी के वो अपने इत्र या परफ्यूम के लिए बहुत ही फेमस है। तो उसी तरह से जो यूपी का जो कन्नौज ज़िला है वो भी अपने इत्र के लिए और जो सुगंधित तेल है उसके लिए बहुत ही फेमस है, पूरे दुनिया में फेमस है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पड़ोसी देश लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए कि दोस्तों यहाँ पे जब आंधी तूफान या बिजली या बारिश होता है तो बहुत भयंकर रूप में आवाज़ें आती हैं। हिमालय से जब टकराती हैं तो बहुत भयंकर आवाज़ें आती हैं। तो इन्हीं आवाज़ को इन्होंने ड्रैगन का रूप दे दिया कि ये ड्रैगन बोलता है, तो इन्हें लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहते हैं। इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो थिम्पू इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा दोस्तों बात करें तो न्यूगलट्रम है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजुओ इशिगुरो ने 2017 में किस विधा में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था? तो साहित्य में प्राप्त किया था। इस देख सकते हैं दोस्तों कि 2018 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। 2017 का क्वेश्चन जो उसके पहले नोबेल प्राइज़ से मिला था ये उसके बारे में पूछा गया। तो इस तरह से आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसको अच्छे से लर्न कर लें। यही तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिखाता है कि यहाँ पे क्या पूछा गया, किस विधा में, किस क्षेत्र में मिला है, ये भी आपको लर्न करना है। और किसको मिला है और वो किस देश से हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ को आप याद करें दोस्तों। आसान नहीं है बट कठिन नहीं है। आप अपने लगातार मेहनत करें, अपने से चीज़ों को सीखने का प्रयास करें, अपने से लर्न करने, अपना तरीका डेवलप करें, तो निश्चय ही दोस्त आप अच्छा कर पाएंगे, सिलेक्ट होंगे। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान सीनेट में विपक्ष की जो पहली महिला नेत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर है शेरी रहमान। ये उस समय का भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं किस तरह से ये पड़ोसियों के साथ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हमारा जो सिलेबस है उसमें भी भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध ऐसा जो है कि सिलेबस में जिक्र है इसका। तो आप पड़ोसी देश हैं जो कोई राजधानी हो गई, राजधानी हो गया, वहाँ पे मुद्रा हो गया, और जो बंदरगाह है भारत के सहयोग से हो रहा है, और जो नए परिवर्तन हो रहे हैं पड़ोसी देशों में, जैसे पाकिस्तानी में ले लीजिए तो वहाँ पे कौन मुख्यमंत्री महिला बनी है, नई मुख्यमंत्री, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन बना है, किस पार्टी से है, या फिर कोई महिला जज नई नियुक्त हुई है जो पहली बार हुई है, कोई महिला डीएसपी बनी है, डिप्टी एसपी बनी है, यानी कि डीआईजी बनी है, डीजीपी बनी है। तो मतलब जो पहली बार हुआ है तो ऐसी चीज़ों को आप देख लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीकर तकनीक वाली भारत की क्रूज मिसाइल क्या कहलाती है? सीकर तकनीकी साधक तकनीकी भी इसे कहते हैं। और ये कौन सी मिसाइल है दोस्तों? तो वह ब्रह्मोस हो जाएगा, राइट आंसर ब्रह्मोस। ये ब्रह्मोस जो है दोस्तों DRDO और जो है कि रूस के सहयोग से मिलकर बना है, और इसका जो नाम पड़ा है वो ब्रह्मपुत्र और मस्कावा नदी के नाम पे पड़ा है। तो इसका राइट आंसर ब्रह्मोस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोस्तों
जीएस के 38 क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया। तो क्या दोस्तों हमने 38 ही क्वेश्चन केवल देखा? नहीं, हमने 200 के क्वेश्चन से भी ज़्यादा हमने इस चीज़ को एनालिसिस किया है। तो दोस्तों कोई शार्ट तरीका नहीं है, लगातार मेहनत कीजिए, सिलेबस मल्टीपल रिवीजन दीजिए, उसको PYQ कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, रेगुलर बेसिस पे काम करते रहिए दोस्तों। तो इस तरह से हमने 38 क्वेश्चन को देखा। आपने लास्ट तक वीडियो देखा, धन्यवाद एंड जय हिंद।